एक संगठन से एक ही साथ ही बात करेंगे, नहीं तो फिर पूरा खाली बोलना हमारा मकसद नहीं है। हाँ गोविंद जी आइए। तो मजदूर में देश में मेहनत करने वाला वो तबका जिसकी संख्या देश में बात करें तो इतना बड़ा नंबर है कि अगर उसको देखते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस देश में जो टोटल वर्क फोर्स है, जो श्रम शक्ति है, उसका 94% जो एक तबके में आता है, तराजू के एक पलड़े में आता है, वो पलड़ा कहलाता है असंगठित क्षेत्र। जहां मजदूर काम करता है, न मालिक का ठिकाना है, न उस मजदूर की मजदूरी का ठिकाना है, न उसके लिए किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का ठिकाना है, न उसके लिए किसी कार्यस्थल का ठिकाना है। जिस प्रकार से हर दिन बदलता जाता है, वैसे ही उसके रहने का आवास और उसके काम करने की जगह कार्यस्थल वो भी बदलता जाता है। हर पल उसकी मजदूरी में कभी कम तो कभी ज्यादा का तो बहुत कम चांसेस है, वो अपवाद स्वरूप हो सकता है, परंतु जो मर्जी पड़े उस काम का दाम वो मालिक तय कर लेता है। और ऐसी मजबूर परिस्थितियों में मजदूर को मजबूर होकर काम करना पड़ता है। ऐसे जो मजबूर मजदूर हैं, उनकी संख्या हमारे देश में जो 50 करोड़ के लगभग आंकी जा रही है। 50 करोड़ संख्या वाला हिस्सा जिसके ऊपर सरकार कह रही है कि हम राज तो कर रहे हैं, पर उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी होते हुए भी वो अपना पल्लू छुड़ा रही है। वो उनके साथ किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। माफ करिएगा कि जो बड़े बड़े ट्रेड यूनियन हैं, वो भी उनको अछूता रखते हैं, उनकी वहां पर भी रिच नहीं है। ये जो असंगठित क्षेत्र है, जहां पर उनकी रिच नहीं है, पहुंच नहीं हो पा रही है, इनको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे इनको संगठित किया जाए, कैसे इनको रेगुलराइज किया जाए, कैसे उनको नियमित किया जाए, एक कैसे निश्चित एक परफॉर्मा में उनको प्रारूप में लाया जा सके, सरकार कैसे अपनी जवाबदेही उनके ऊपर समझे, ये तय करने के लिए आज हमारे बीच में पूरा पैनल बैठा है, जो अपने संगठन के साथ काम करते हुए अनुभव को शेयर करेंगे। यहां पर हम किसी प्रकार की कानून की या फिर किसी मुद्दे पे इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, हम केवल ये बताएं कि हमारे इस समस्या के अंदर ये दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत का मदद आप तमाम साथी कैसे कर सकते हैं। हमें इनसे सवाल करना है कि ये दिक्कत आ रही है, आप इसमें से बताइए समाधान क्या है। तो जो साथी जिस प्रकार का काम करता है, वो जरूर अपने साथ में चर्चा करेगा। मुझे लगता है कि सभा कक्ष में बैठे हुए हर साथी को ये जरूर पता है कि मजदूर के मुद्दे क्या है, पर्यावरण के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वह सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, छात्र, महिला, जो भी हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, वो किसी न किसी मुद्दे के साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि वो गहनता से दलित राइट्स पे काम करते हैं, ट्राइबल राइट्स पे काम करते हैं, परंतु कहीं न कहीं उनका वास्ता मजदूरी के और मजदूर के मुद्दे पर है। उन्हीं बातों को शेयर करेंगे। मैं समय नहीं लूंगा, सॉरी, मॉडरेट तो किसी और को करना था, मैं ही करने लग गया, क्योंकि कोई था नहीं शायद, ऐसा मुझे लगा। सरफराज जी नहीं, इसलिए मैंने शुरू किया। तो अगर सरफराज जी आए तो इधर आगे आ जाए, बाकी इधर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करने के लिए जी हाँ, सबसे पहले अपनी बात को रखने के लिए जीवितेश जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। और जीवितेश, ये ऑन करके आप दे दिया, आपको कॉपी नहीं दिया, तो जीवितेश जी बात करेंगे। उससे पहले मैं रेखा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, रेखा जी बताएंगे कि ये राजस्थान में घरेलू कामगार का और जहां पर आप काम कर रही है वहां क्या स्थिति है, अभी क्या दिक्कत आ रहा है, तनख्वाह का क्या स्थिति है, काम मिल रहा है, अभी कोरोना के दौरान काम का क्या हालत रहा है। रेखा जी बात रखेंगे और हम लोग जो है बहुत संक्षिप्त में बोलने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर दूसरा शब्द। सभी को नमस्ते। मेरा नाम रेखा भटनागर है। मैं राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन सिस्टर कीर्ति के साथ 6 साल से काम कर रही हूँ, जिसमें मजदूर, अभी जो घरेलू कामगार महिला हैं उनको अभी मजदूर का दर्जा भी नहीं दिया गया है।
और उनकी यह सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है। जहाँ वो रहती है वहाँ पे स्वच्छता भी नहीं है ना, और उनका आवाज भी नहीं है। जिस बस्ती में रहती है उस बस्ती में हर जगह पे ठेके हैं दारू के। तो उनके पति शराब पीते हैं और घर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी पीड़ित महिलाएं भी हैं। और हमारा 18 राज्यों में ये डोमेस्टिक वर्कर का चलता है, जिसमें हम 5 जिलों में काम करते हैं, जिसमें है चित्तौड़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा और बांसवाड़ा। इन जिलों में हम काम करते हैं और हमारे से उदयपुर में 5000 महिलाएं जुड़ी हुई है। और यह समस्या है हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि उनको भी मजदूर का दर्जा दिया जाए। महिला एक अपना घर संवारती है, फिर दूसरे का घर भी संवारती है, तो दोनों घर संवारती है, तो उनको भी मजदूर का दर्जा अभी तक मिला नहीं है और उनको सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिली है। और जो वेतन है वो भी अभी उनको बराबर नहीं मिला है। तो हमारा यही रहता है कि महिलाएं जहाँ भी जाएं उनको मजदूर का दर्जा दिया जाए, उनकी तनख्वाह सही वेतन मिलना चाहिए। और क्या कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा का भी हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा हमको सामाजिक सुरक्षा, और वो जहाँ रहती है स्वच्छता और आवास की हमको 2 सुविधा तो वो जरूरी चाहिए। धन्यवाद। राजस्थान में नोटिफिकेशन है क्या उनकी वेज के बारे में? राजस्थान में हमने तय किया है, लेकिन बहुत 750 रुपया ही है उनका वेतन, 1 घंटे का महीने का। हाँ चलो मैं आ जाऊँ। सबको नमस्ते, मेरा नाम है सिस्टर कीर्ति और मैं 10 साल से यहाँ उदयपुर में ये घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए मैं काम कर रही हूँ। इससे हमारा संस्था का भी उद्देश्य है कि जो गरीब और पीड़ित महिलाओं के लिए इनका उत्थान के लिए कार्य करना है। तो हम सभी जाति के महिलाओं के लिए मैं काम करती हूँ और मेरे साथ में स्टाफ है। जो लेडीज़ है वो भी मेरे साथ जुड़कर वो बस्तियों में जाती है, लोगों के पास जाती है, उनकी समस्याओं को सुनती है और देखती है। तो 8-10 साल में अभी कुछ परिवर्तन तो आया है। 2008 में राजस्थान सरकार ने जो घरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए जो तय किया था मजदूरी, वो बहुत कम थी, 500 रुपया ही था। लेकिन जब महिला जो दूसरों के घरों में काम करने जाती थी उनको 300-200 रुपया में काम करना पड़ता था। आज राजस्थान सरकार ने उनकी न्यूनतम मजदूरी 750 रुपया कर दिए एक काम के लिए। जैसे बर्तन साफ करना है, 1 घंटे का जो बर्तन साफ करेगी एक घर में, उनको 750 रुपया उनको मिलना। लेकिन हाँ, 1 महीने में। और जो कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, घर की झाड़ू पोछा करने का अलग है, भोजन बनाने का है, 1 महीने में उनको 4,000 रुपया मिलता है। वो भी 2 व्यक्तियों के ऊपर उनको 4,000 रुपया लेना है। लेकिन हमने बोला है कि जो महिलाएं घर में 10 या 12 व्यक्ति घर में है और अभी तो बड़े बड़े कमरे हैं घरों में ऊपर नीचे, तो वो 2 घर में काम करेगी तो 400-500 रुपया में वो कैसे काम कर पाएगी। तो हमने उनको बोला है कि आप कम से कम 2,000 रुपया एक घर से आपको लेना चाहिए। यदि 5 कमरा है तो कमरे के हिसाब से आपको मजदूरी तय करनी चाहिए। हमने उनको उदाहरण दिया कि जैसे मंडी में सब्जी बिकती है तो सब्जी जैसे एक व्यक्ति सही करता है तो वो दूसरों सभी मंडी में सभी दुकानों में एक जैसी रेट चलती है। तो हमने कहा सब महिलाओं को एकता बनी रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या एकट नहीं है महिलाओं में। आज एक महिला ने काम छोड़ दिया, 400 रुपया कम पड़ गया तो मकान मालिक ने उसको छोड़ दिया, तो दूसरी महिला के मेरे को 300 दे देना, मैं काम कर लूँगी, तो मकान मालिक उसको रख देती है और दूसरे का काम छूट जाता है। तो उनमें एकट भी नहीं है और इनका मजदूरी तय भी नहीं। इसलिए हमने राजस्थान सरकार से अपील किया है कि इनको भी एक मजदूर का दर्जा दिया है, उनका काम का सम्मान कर। क्योंकि जो बड़े बड़े घरों में क्या करते हैं, 2 जन कमाने जाते हैं, घर अव्यवस्थित हो जाता है। जब दोनों बाहर रहते हैं तो घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो एक बाई को रखते हैं तो बाई सारा घर का संभाल लेती है। घर की चीज़ कहाँ है वो घर के मालिक को, आदमी को मालूम नहीं है, लेकिन बाई को सब चीज़ें मालूम होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कहाँ रखी है, कैसे व्यवस्थित रखना है। वो सब इनको जब घर वापस आते हैं नौकरी से तो उनको सुकून मिलता है कि नहीं, बाई होने से मेरा काम एक हाथ
मेरा सही रहता है कि चलो मैं घर में बाहर हूँ तो भी मेरी बाई मेरा काम संभाल, लेकिन उस काम के द्वारा भी उनको सम्मान नहीं मिलता है। उनको आज भी उसको नौकरानी का दर्जा ही मिला है। बात तो क्या काम करती है, तू तो नौकरानी है मेरी, लेकिन वो नहीं समझती कि मेरा घर, इनके द्वारा मेरा घर संवरता है, वो समझते नहीं है वो। इसलिए हम चाहते हैं कि बाई लोग जो भी घरों में आए उनको मान सम्मान मिले, उनका काम का भी सम्मान होए, तो हमारी इच्छा है। हमने अभी तक इनके वेतन के लिए, उनके मकान के लिए, समाज तक जो भी योजनाएं है सरकार के द्वारा, वो योजना का लाभ, और दूसरे मजदूरों जो कमटाने के मजदूरों को लाभ मिलता है, वो लाभ भी उस महिलाओं को मिले। इसके लिए हमने काफ़ी लड़ाई की, काफ़ी लोगों को हमने निवेदन किया है सरकार के द्वारा कि सभी स्टेट के जो महिलाएं, हम सिस्टर लोग हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, उन सबके साथ मिलकर के हम मांग तो कर ही रहे हैं। तो सिस्टर ने बताया कि वो ये संघर्ष कर रही है और रेखा जी कह रही है 5000 महिलाएं। तो अभी मैं थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जंप लेते हुए कि 5000 महिलाएं अगर इस प्रकार से घरेलू कामगार बन के काम कर रही है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, एक नोटिफिकेशन के बारे में भी उन्होंने बताया कि घोषणा हुई है, तो 700 या 550 रुपए बता रही है एक महीने की तनख्वाह। 5000 महिलाएं क्यों नहीं, उदयपुर में बता रही है ना, 5000 महिलाओं को अगर हमारा संगठन लेके और वहां बाहर कलेक्ट्री का घेराव कर ले, आप थे उसमें तो एक बार 5000 को लेके अगर करें तो छोटे से टुकड़े में जीत होगी, हो सकता है उस दिन नहीं हो, फिर वापस अपना अगला तय होना चाहिए कि वापस कब करना है। हम लोग एक बार करके फिर छोड़ दिया, या वापस अगली बार हरियाली अमावस्या का इंतजार करेंगे कि वापस कब आएगी। तो बीच बीच में हमको फटाफट करेंगे तो आपका मुद्दा थोड़ा गर्माएगा। हम सांकेतिक करके अगर छोड़ेंगे तो वो संघर्ष भी थोड़ा ठंडा पड़ेगा। तो जब आप धक्का लगाते हो तो पूरी रणनीति के साथ में फिर धक्का देना है ताकि उसको हम आगे ले जा पाए एक बार करके। अभी मैंने भी देखा कि सिस्टर और ये लोग कोटा या कहीं गए थे जहाँ उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन सोशल सिक्योरिटी के लिए दिया। एक वर्किंग पीपल्स चार्टर एक प्लेटफॉर्म है जिनके साथ हम भी जुड़े हैं, मैं भी उनका कुछ काम देखता हूँ। तो उन्होंने मिलके जिस प्रकार से अलग अलग मंत्रियों को जाके और एमपीज को जाके दिया है, तो कहाँ गए, आपका जो उदयपुर का संगठन था वो भी पहुंचा है, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार का हम काम करें। अब अगले वक्ता हमारे राजेश जी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, राजेश जी तो वैसे लड़ने के लिए जाने जाते हैं, तो राजेश जी जरूर थोड़ा सा ये घरेलू कामगार महिलाओं के इस मूवमेंट को कैसे आगे लेके जाए, और ये जो मजदूरी वाला मुद्दा आ रहा है जहाँ पर राजस्थान में मजदूर को मजदूरी जो है किस लेवल पे मिल रही है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, और उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, लेबर कोड, और इस पर तो हम चर्चा अभी शायद पता नहीं, इतना समय नहीं है, पर अभी हम करें क्या, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं कोविड को लेकर, ऐसे दौर में हम मजदूरों को कैसे राहत दे सकते हैं, इस मुद्दे पर कैसे काम कर सकते हैं, राजेश जी। धन्यवाद निर्मल जी। खाने के बाद का सेशन है। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी जब सोता होता हूँ तब क्या स्थिति होती है खाने के बाद। और आखिरी सेशन भी एक तरह से एक सेशन हो रहा है, लेकिन खैर मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करके, जो आज का हमारा विषय है लेबर एंड माइग्रेशन इन टाइम्स ऑफ कोविड, उस पर और जो निर्मल जी ने कुछ इशारे किए जिन मुद्दों पर मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। दरअसल हम एक बात हमेशा सुनते रहे, मुझे 28 साल हो गए वकालत में। जब वकालत शुरू की उसके पहले भी हम लोग ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़े हुए रहे हैं, तो ये बात हमेशा सुनते रहे कि हमारे देश में श्रम कानून बड़े कड़े हैं, और श्रम कानून कड़े होने के कारण से हमारा विकास नहीं हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा, कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, और इसलिए ये कानून लचीले किए जाए। ये एक आप जनरल भी चर्चा करोगे, और मजदूर तो बेईमान होता है, कामचोर होता है, ये कहने वाला सबसे मतलब बड़ा वो काम करने वाला होता है, वो अलग बात है, जो भी है। तो ये एक जो सिनेरियो है हमारे देश में, हमारे लोगों के मन में आमतौर पे
हमारे घर पे भी हम लोग काम कराएंगे किसी मजदूर से, तो हम लोग के साला ये तो मजदूर तो बेईमान है, चोर है, साला काम चोरी कर रहा है। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में वो एनालिसिस करना चाहिए वो एक अलग बात है। मुझे 28 साल वकालतों को हजारों मुकदमे मैंने लेबर के लड़े हैं और सैकड़ों केसेस में हजारों रुपए देने के, लाखों रुपए देने के ऑर्डर भी हुए हैं। आज भी कम से कम 100 केसेस पेंडिंग चल रहे हैं कोर्टों में, जो 10 साल 15 साल 20 साल पहले फैसले हो गए नौकरी पे लगाने के, पेमेंट देने के, ग्रेच्युटी देने के, कंपनसेशन देने के। लेकिन इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में मुझे अपने आप पे बड़ा गुस्सा आता है और कई बार शर्म भी आती है कि एक भी आदमी को इतने कड़े कानून होने के बावजूद भी मैं जेल नहीं भिजवा सका। ये वास्तविक स्थिति है। और तो और जो हजारों मजदूरों का पैसा खा गए, उन्होंने हेल्थ, आजकल बड़ा इंडस्ट्री बन गई है हॉस्पिटल हेल्थ, वो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल दिए और वो समाज सेवी भी बन गए। हमारे इस उदयपुर शहर के बहुत बड़े समाज सेवी बन गए हैं, जिनके हजारों मजदूरों के पैसे खा गए, ग्रेच्युटी खा गए, कोई कंपनसेशन नहीं दिया। तो ये जो एक सोच थी हमारे देश में, वो इस स्थिति के बावजूद है कि कई तरह के फैसले हो जाते हैं और कोई फैक्ट्री मालिक अगर कानून नहीं माने, लेबर लॉज, वो रजिस्टर नहीं रखे, ओवर टाइम नहीं दे, कहीं उसकी दुर्घटना में किसी मजदूर की मौत हो जाए तो मालिक मुलजिम नहीं बनता है, कोई जो साथ का कर्मचारी उसको मुलजिम बनाते हैं। 8-10 केसेस ऐसे मैंने देखे, मेरे पास भी है, जिसमें डेथ हो गई तो वो मालिक जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन उसको टेक्निकली जो प्रैक्टिकल स्थिति है वो मजदूर को मुलजिम बनाएंगे, हाँ, या फिर ठेकेदार को बना देंगे, छोटे मोटे किसी आदमी को बना देंगे। तो ये हमारे सामने स्थितियां हैं और उन्हीं स्थितियों को देखते हुए हमारे देश में ये चर्चा लंबे समय से चल रही है कि लेबर कानून को बदलने चाहिए, जबकि वास्तविक कड़े कानून होने के बावजूद मैंने स्थितियां बता दी कि कोई मालिक इस उदयपुर का आज तक जेल में नहीं गया। एक तो छोटे मोटे पीएफ जमा नहीं कराए तो वो जेल में गए बेचारे, जिसमें 4-5 मजदूर थे, तो वो उसकी हालत भी मजदूर जैसी हो गई थी, तो वो दिखाने को हो गया। लेकिन जिन्होंने इस उदयपुर में, जबकि कानून ये है कि 420, 406 आईपीसी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए मालिक को, अगर पीएफ वो मजदूर का काटता जमा नहीं कराता है, लेकिन किसी के कुछ नहीं हुआ। अगर वो जो स्थिति है कानून में, अगर ओवर टाइम रजिस्टर में रखता है, ज्यादा टाइम काम कराता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए उसमें सजा का प्रावधान है, जुर्माने का है, और उसमें भी राज्य सरकार परमिशन से वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अभी तो इंस्पेक्शन की स्थिति अभी खत्म कर दी है, उसके बावजूद भी ये हमारे देश में जो है कड़े कानून ये कहा जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो नई ये एनडीए सरकार बनी, उन्होंने जो 28 कानून है हमारे लेबर लॉज के, जिसमें पेमेंट वेजेज है, मिनिमम वेजेज है, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट है, ग्रेच्युटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, इस तरह से कई सारे एक्ट है जो सोशल वेलफेयर, लेबर वेलफेयर के एक्ट है, उनको 4 कोड में बदल दिया। एक तो लॉ और एक कोड। एक तो उसके डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। जो भी हमारे साथी मौजूद है, कोई लॉ था उसको कोड क्यों करा? लॉ में तो जो स्थिति होती है वो इन्फोर्समेंट करने की उसमें जरूरत होती है। लॉ को इन्फोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है। कोई फैक्ट्री मालिक या कोई इंडस्ट्री अगर लॉ को लागू नहीं कर रही तो श्रम अधिकारी, श्रम विभाग के अधिकारी, इंस्पेक्टर जाके उसको चालान बना सकते हैं, उसके खिलाफ केस कर सकते हैं और उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लेकिन अब जो कोर्ट में जो स्थिति बनती है वो ये है कि फैसिलिटेट यानी फैसिलेटर, उसको समझाइश की जाएगी। हमारे श्रम विभाग के अधिकारी जाएंगे और अगर मिनिमम वेज नहीं देता मालिक या इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉयर है तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे, अंकल, भैया, मालिक साहब, आप इनको मिनिमम वेजेस दे दीजिए, अरे आप तो अच्छे आदमी हो, आप बहुत बढ़िया आदमी हो। ये करके एक कोर्ट की स्थिति, जो जितने भी कानून है आज तक जिनको लागू इस तरह से कराया जा सकता था, तो सबसे पहले तो उसको कोड बनाने के उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। जो 4 कोड बनाए हैं, मैं उस बात पे आऊंगा। जो अभी जो कानून की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कानून भी हमारे देश में सिर्फ 5 से 10% जो सेक्टर है उसमें लागू है। 90% जो सेक्टर है जिसमें हमारे घरेलू महिला कामगार भी हैं, घरेलू कामगार भी हैं,
स्ट्रीट वेंडर्स भी है जिसमें हम लोग अभी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और भी ऐसे सेक्टर है। 90% तो असंगठित मजदूर है जिन पे कोई कानून लागू नहीं होता, और 10% जिन पे ये कानून लागू होता था उनमें भी अब जो कोड बनाया है उसमें जो मेजर जो परिवर्तन किए हैं उसमें औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं और मजदूरों के कोड के बारे में 8 अगस्त 2019 को उसको लागू कर दिया। अभी तक जो हमारे कानून था 8 घंटे काम का, 8 घंटे आराम का और 8 घंटे पारिवारिक सामाजिक जीवन जीने का, लेकिन इस कोड में 12 घंटे के कानून को उसमें लागू कर दिया है। ये अलग बात है कि आज हम लोग अगर इंडस्ट्री एरिया में जाएंगे तो अधिकतर जगह 12 घंटे काम कर रहे हैं 8 घंटे का कानून होने के बावजूद भी, लेकिन कानूनी रूप से 12 घंटे का इन्होंने इस कोड में घोषित कर दिया है। यानी 8 घंटे बाद अगर एक 15 मिनट भी रोकते तो उसको डबल रेट से उसको ओवर टाइम मिलता था, लेकिन अब 12 घंटे के इस काम में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। और सबसे बड़ा जो नुकसान होगा उसमें 1/3 जो मजदूर है उनकी छटनी भी होगी। 12 घंटे काम अगर होता है और छटनी होगी जहां जहां पर, तो उसके बाद हम समझ सकते हैं जो एक सामूहिकता और एक जो क्षमता होती है मजदूर की बार्गेनिंग करने की मालिक से, तो वैसे ही कम हो जाएगी। अभी तक 20 मजदूर या उससे ज्यादा कोई मजदूर रखते तो ठेकेदार को लाइसेंस लेने का उसको उसमें जरूरत होती है, लेकिन अब उसको 50 कर दिया है। यानी 49 मजदूर तक कोई भी ठेकेदार रखता है तो उसको किसी प्रकार की लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। और एक और जो सबसे बड़ी इसमें खामी की है कि अगर कोई ठेकेदार पैसा नहीं देता या कोई कंपनसेशन चोट लग जाती तो नहीं देता, मर जाता तो नहीं देता है, तो पहले तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी उसमें जिम्मेदार होता था। यानी फैक्ट्री मालिक है जिसने ठेकेदार को रखा है, या कोई इंडस्ट्री है, या कोई जो गवर्नमेंट ऑफिस है। अब इसमें ये प्रावधान कर दिया है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी जो लायबिलिटी वो खत्म हो जाएगी इस कोड में। यानी ठेकेदार तो खूब बदल जाते हैं, उसको कहाँ पकड़ोगे? पहले कोई इंडस्ट्री है तो उसकी संपत्ति है, या जो सरकार है तो उसकी अपनी एक लायबिलिटी है, तो उस कोड में जो है उसको खत्म करने का कर दिया है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है, हम लोग केस करते हैं जिसमें कई बार क्या होता है साल भर के टेन्योर पे मालिक जो है उसको सर्विस कराता 8-8, 10-10 साल। हमारे अयूब से याकूब भाई भी यहाँ बैठे हैं, जिनके साथ भी ऐसे ही था कि इनको साल भर के कॉन्ट्रैक्ट करके 8 महीने के कॉन्ट्रैक्ट करके उनको शुगर यूनिवर्सिटी में नौकरी पे लगाया था। लेकिन हमने जब केस लड़ा तो कोर्ट ने यह फैसला किया कि इनको नौकरी से गलत निकाला है, इनको वापस बैक वेजेस के साथ इनको वापस ड्यूटी पे चढ़ाने का आदेश दिया 50% वेजेस के साथ में। ये अलग बात है कि इनको अभी तक लिया नहीं गया है, लेकिन अब ये स्थिति हो गई कानून की, अगर याकूब भाई अभी और कोई भी केस करे तो साल टेन्योर करके उसने 10 साल काम किया, 8 साल काम किया, तो फिक्स टर्म को उन्होंने लीगलाइज कर दिया। परमानेंट काम में अगर कोई भी किसी को भी लगाते हैं टेम्पररी वर्कर को या कॉन्ट्रैक्ट पे, उसको लीगलाइज कर दिया है। वो अधिकार जो वो हायर एंड फायर का जो सोच है कि जब तक आपने काम किया तब तक हमने आपको पैसा दिया, अब आपके लिए हमारी जो ड्यूटी खत्म हो जाती है। पहले जो है 100 मजदूर से ज्यादा अगर कोई मजदूर होते थे तो निकालने से पहले जो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब उसको 300 मजदूर कर दिया है, तो 300 मजदूर तक कोई परमिशन लेने की उसमें जरूरत नहीं है। एक बात और है कि हम लोगों ने प्रवासी मजदूरों को भी देखा था लॉकडाउन में, जो भी सब्जेक्ट भी है तो माइग्रेंट लेबर की कोविड-19 में क्या स्थिति रही है। तो एक डेटा जो गवर्नमेंट का वो है कि 198 लोग इस देश में कोविड में जब फर्स्ट कोविड जो लगा था, लॉकडाउन लगा था, उसमें 198 लोग एक्सीडेंट से मारे गए। ये एक डेटा है, लेकिन मेरा ये सोचना हजारों लोग उसमें मारे गए होंगे जिसके कोई आंकड़े नहीं है। माइग्रेंट वर्कर कौन है? जो रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, या फिर एक देश से दूसरे देश में रोजगार की तलाश में वो जाता है, उसको माइग्रेंट वर्कर कहते हैं। तो प्रवासी मजदूर के लिए जो पहले प्रावधान था तो उसको मालिक और ठेकेदार को किराया आने का देना था, अब इस नए कोड में 180 दिन से कम अगर कोई भी प्रवासी मजदूर काम करेगा किसी भी ठेकेदार या मालिक के पास, तो उसको वो किराया देने की जरूरत उसको नहीं रहेगी। और एक जो है अभी तक जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, इंजीनियरिंग में काम करने वाले लोग हैं,
होटल में काम करने वाले हैं, बीड़ी सिगरेट में काम करने वाले, इवन घरेलू कामगार में जो काम करने वाले, इसके लिए अलग अलग वेज बोर्ड होते हैं। लेकिन अभी नए जो कोड बनाए उसमें जो भी विशेष श्रेणी के जो काम है उन सब के लिए अलग जो है वो जो वेजेस बोर्ड है उसमें खत्म करने का काम कर दिया है। तो ये मोटे और हड़ताल को जो है गैर कानूनी घोषित करके हड़ताल करने पर उसमें जेल साल भर की सजा का प्रावधान कर दिया है। जो मूलभूत अधिकार है, हड़ताल कोई शौक से नहीं करता है। इस तरह से सारे कानूनी अभी प्रावधानों में ये अमेंडमेंट इस सरकार ने इस कोड के मार्फत किए हैं। ये जरूर है कि अभी तक उसको प्रैक्टिकली उसके नियम नहीं बने तो उसको लागू नहीं कर पाए, लेकिन वो मानिए कि वो लागू हो चुके हैं। अब हम लोग असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं। हमारे घरेलू महिलाओं का जो मुद्दा है उसमें अभी 16 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस मनाया था और उसमें मुझे पढ़ने में आया था कि कोविड के दौरान 72% जो घरेलू महिला कामगार है उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। कुछ इस तरह 72% इस देश में जो घरेलू महिला कामगार, उनको तो ये एक तरह से ऐसे देखते थे जैसे ये तो कोरोना लेके आई है बाहर से। इस नजर से उनका अपमान किया गया उसमें। और आज भी जो इनकी 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की जो इनकी काम करने की जो वेजेज है, मुझे लगता है कि वो एक तरह से इंसानी जीवन के लिए तो संभव ही नहीं है। हम लोग अभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम कर रहे हैं जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा इस देश में लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनिएगा ध्यान से, 2 करोड़ से ज्यादा जो ठेला फुटपाथ कैपिंग व्यवसायी इस शहर में रेहड़ी लगा के अपने रोजगार करने वाले हैं, उनके लिए कानून बनाया स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, जिसमें स्पष्ट प्रावधान किया है कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर को विकास के नाम पे, सुंदरता के नाम पे, यातायात बाधा के नाम पे, भीड़ भाड़ के नाम पे, अतिक्रमण या